हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूवर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूवर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 24 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है वोकल फॉर लोकल। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है और अपेक्षा की जा रही है कि जम्मू कश्मीर जल्द ही राज्य के अपने दर्जे को पुनः प्राप्त कर लेगा। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सेगमेंट्स देखते हैं, उनसे जोड़कर इस एडिटोरियल को देखा जा सकता है। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। जम्मू और कश्मीर के पहले जिला विकास परिषद चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तीनों प्रतिद्वंदी दल पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साझा मंच से मैदान में साथ उतरे थे। 6 दलों के इस गठबंधन ने कश्मीर घाटी के 10 में से 9 जिलों में और जम्मू क्षेत्र की पीर पांजल घाटी और चिनाब घाटी के 3 जिलों में अधिकाधिक मत प्राप्त किए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद चुनाव हुए, जिसमें गुपकार अलायंस और गुपकार अलायंस में भी जो 3 मेन पार्टनर्स थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे और चुनावों के नतीजों को देखकर कि ये कह सकते हैं कि इस अलायंस ने, इस गठबंधन ने कश्मीर घाटी के 10 में से 9 जिलों में और साथ ही साथ जम्मू क्षेत्र की जो पीर पांजल घाटी है और चिनाब घाटी के 3 जिलों में वहां सर्वाधिक मत प्राप्त किए हैं। गठबंधन ने कुल 280 सीटों में से 110 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 75 सीटें मिली और वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कुल 20 अध्यक्ष पदों में से गुपकार गठबंधन और कांग्रेस के पास 12 से 13 जिलों में अध्यक्ष का पद होने की संभावना है, जबकि भाजपा 5 से 6 जिलों में इस पद पर काबिज हो सकती है। 50 स्वतंत्र निर्दलीय विजेता कुछ जिलों में भाजपा या गठबंधन के पक्ष में समीकरण को आकार देने में सक्षम होंगे। यदि इन चुनावों के नतीजों की बात करें तो कुल 280 सीटों में से 110 सीटों पर जो गुपकार गठबंधन है उसने जीत दर्ज की। भाजपा इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और उसे कुल 75 सीटें मिली। यदि इन आंकड़ों को देखा जाए तो यह कहा जा रहा है कि जो कुल अध्यक्ष पद हैं, जिनकी संख्या 20 है, उसमें से गुपकार गठबंधन के लगभग 12 से 13 प्रत्याशी जो हैं वो अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं। भाजपा के संदर्भ में कहा जाए तो 5 से 6 जिलों में भाजपा का अध्यक्ष पद तय है। साथ ही साथ जो 50 स्वतंत्र या निर्दलीय विजेता हुए हैं इन चुनावों में, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई जिलों में वे भाजपा या जो गुपकार गठबंधन है उनके पक्ष में समीकरण को आकार देने के लिए सक्षम हो सकते हैं। गठबंधन ने चुनाव परिणामों को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने और इसकी विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द करने के केंद्र के निर्णय के विरुद्ध जनता के निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, गठबंधन ने इन चुनाव नतीजों के लिए जो प्रतिक्रिया दी है वो ये कहा है कि लोगों ने अपना रोष जो है वो दिखाया है केंद्र सरकार के उस नतीजे को, उस फैसले को लेकर के जो केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। साथ ही साथ जो विशेष संवैधानिक स्थिति थी जम्मू कश्मीर के पास, उसको भी खत्म किया आर्टिकल 370 को रद्द करके। हालांकि इस बात को पूरे तरीके से सही नहीं माना जा सकता,
कारण है उसके पीछे, यदि हम लोग देखें तो भाजपा इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। यदि ये अलायंस की पार्टियां अकेले या अलग अलग होकर के चुनाव लड़ती तो ये माना जा सकता है बिल्कुल कि भाजपा को टक्कर देना अकेले इन पार्टियों के बस की बात नहीं थी। चूंकि ये सभी पार्टियां एक गठबंधन में लड़ी तो सबके वोट जो है, जो पहले कट सकते थे वो बिल्कुल भी नहीं कट पाए और वो उन प्रत्याशियों को मिले जो गुपकार गठबंधन की तरफ से लड़ रहे थे। वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में यदि मैं देखूं तो केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की समाप्ति और गठबंधन द्वारा पूर्व स्थिति की बहाली के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा के बाद यह जम्मू कश्मीर में संपन्न हुई पहली चुनावी प्रक्रिया थी। देखिए, केंद्र सरकार ने जब पिछले वर्ष आर्टिकल 370 को जब हटाया तब यह सबसे बड़ी चुनौती थी केंद्र सरकार के सामने कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में वही पुनः स्थिति बहाल की जा सके, वही लोकतांत्रिक स्थिति दोबारा से एक बार और बहाल कर सके। और यदि इन चुनावों को देखें, जो जिला विकास परिषद के जो चुनाव हुए उसको इस दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। क्षेत्रीय दलों की यह आशंका थी कि चुनावों में धांधली हो सकती है, अंतिम परिणामों के बाद निर्मूल साबित हुई है। देखिए, कई सारे जो क्षेत्रीय दल थे और इसमें मैं गुपकार गठबंधन की जितने भी जो घटक दल थे उन सभी की अगर हम लोग बात करें तो सबका कहना यह था कि ये जो चुनाव होंगे, शुरुआत में जब ये चुनाव डिक्लेयर किए गए तो गुपकार गठबंधन में जितने भी दल थे उन सब ने यह कहा कि हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। लेकिन समय आते आते इन सभी दलों ने मिलकर के अपना एक गठबंधन बनाया और इन चुनावों में पार्टिसिपेट किया। पहले इनका कहना यह था कि चांसेस बहुत अधिक हैं कि जो केंद्र का दखल है वो इन चुनावों में बहुत होगा और साथ ही साथ धांधली की पूरी आशंका वो जताई जा सकती है। मगर चुनावी नतीजे आने के बाद उनकी ये सभी जो दलीलें थी वो पूरे तरीके से खारिज हो गई हैं। हालांकि गुपकार गठबंधन के नेताओं और उम्मीदवारों की सुरक्षा वापस लेने और उनके चुनाव प्रचार पर नियंत्रण ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंताओं को जन्म दिया था। देखिए, गुपकार गठबंधन के जो नेता थे, जो उनके उम्मीदवार थे, उनके ऊपर कई सारी ऐसी प्रतिबंध थे जो सरकार ने लगाए, जैसे कि उनके चुनाव प्रचार को नियंत्रित रखा गया सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। साथ ही साथ कई उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी इन चुनावों से पहले। तो इन्हीं सब चीजों को देख करके जो क्षेत्रीय दल थे वह इस तरीके की धांधली की जो आशंका व्यक्त कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रोशनी भूमि घोटाले, क्रिकेट घोटाले और अन्य मामलों में घाटी के राजनेताओं के विरुद्ध अचानक कार्रवाई की शुरुआत और चुनाव नामांकन के कुछ ही दिनों बाद पीड़ित नेता वहीदुर रहमान पैरट की गिरफ्तारी से शंकाएं बढ़ी थी कि राजनीतिक मंशा से राज्य मशीनरी का अवांछनीय उपयोग किया जा रहा है। देखिए, जो दल थे गुपकार गठबंधन के वो लगातार ये कह रहे थे कि कई ऐसे मामले थे जहां पर केंद्र सरकार कई पुराने मामलों को सामने लेकर के आ रही थी बार बार, और उन मामलों में हम लोगों ने देखा कार्रवाई भी कई मामलों में शुरुआत की गई। मामले जैसे कि रोशनी भूमि घोटाला, क्रिकेट घोटाला इत्यादि। अब जरा इस पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं रोशनी भूमि घोटाले के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी इस घोटाले के बारे में प्राप्त करें, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से यह घोटाला काफी सुर्खियों में था। तो यदि अगर हम लोग इसको देखते हैं इस भूमि घोटाले को, तो यह भूमि घोटाला दरअसल था क्या। रोशनी घोटाले को अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले रोशनी एक्ट क्या है। तो रोशनी एक्ट को पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता था। 2001 में इसको इनैक्ट किया गया था। उस समय जो जम्मू कश्मीर सरकार जो थी, फारूक अब्दुल्ला जिसके नेता थे और उसमें मुख्यमंत्री भी थे, उनके द्वारा। यदि इस एक्ट को देखें तो किसी भी जमीन की जो ओनरशिप है वो उस जमीन पर रहने वाले व्यक्ति को एक पर्टिकुलर फीस पेमेंट जब कर देगा वो व्यक्ति, तो सरकार द्वारा उसको दे दी जाएगी। 1990 वो वर्ष रखा गया था जिसको ये बोला गया कि भाई इस वर्ष के बाद जो भी आया है वो इस रोशनी एक्ट का फायदा नहीं उठा सकता। इस वर्ष से पहले 1990 से पहले तक जितने भी लोगों ने जमीनों के ऊपर अपने कब्जे जमाए हैं, यदि वो एक फिक्स
पेमेंट कर देंगे तो वह जमीन उनकी हो जाएगी। सरकार ने यह आंकड़ा लगाया कि सरकार को लगभग 25,000 करोड़ रेवेन्यू गेन होगा इस एक्ट के तहत। हालांकि जब बाद में चीजों को सही तरीके से आंका गया तो सरकार को 25,000 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं मिले, जैसा कि सरकार बार बार कह रही थी। और साथ ही साथ जो टोटल लैंड एरिया जिसके बारे में यह बात की गई थी कि भाई ये पूरा का पूरा इतना लैंड है, वो लैंड एरिया काफी कम था जितना सरकार अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में बता रही थी। जब यह एक्ट पास हुआ जम्मू कश्मीर असेंबली ने, तब सरकार ने यह कहा कि लगभग 1.02 लाख हेक्टेयर की जमीन जो है वो लोगों को बांटी जाएगी। इसमें 4.4 लाख कनाल देखिए एक आंकड़ा होता है, जैसे यूपी बिहार में आप देखेंगे बीघा होता है, बिस्वा होता है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में हम लोग कनाल इस्तेमाल करते हैं। तो 4.44 लाख कनाल कश्मीर में और 16.02 लाख कनाल जम्मू में, ये कलेक्टिव था। तो मतलब टोटल ये कहा गया कि 20.46 लाख कनाल जमीन, जो कि बराबर थी 1.02 लाख हेक्टेयर के। लेकिन जितना भी लैंड का अप्रूवल हुआ, जितनी भी जमीन का जो अप्रूवल हुआ, वह मात्र 6.04 लाख कनाल ही थी, जिसमें से 5.71 लाख कनाल जो था वो जम्मू एरिया में था और 33,392 ये आंकड़ा, ये टोटल कनाल जमीन कश्मीर में थी। तो यहां पर सरकार ने जो कहा कि हमारे पास 25,000 करोड़ आएंगे, उसके बदले में सरकार के पास जो आंकड़े प्रस्तुत हुए वो हुए महज 76.46 करोड़। मतलब पहले सरकार का आंकड़ा था 25,000 करोड़ का, बाद में सरकार ने इस आंकड़े को दोबारा से रिवाइज किया और कहा कि ये आंकड़ा अब घट करके 25,000 से मात्र 317.55 करोड़ रुपए आने की संभावना है। लेकिन इस 317 करोड़ से भी जो पैसा आया है वह केवल आया कितना, 76.46 करोड़। तो ये यहां पे कहा जा रहा है कि कश्मीर एरिया में रोशनी एक्ट के तहत लोगों को जो जमीन मिली है वो लोगों को घर बनाने के लिए और अपने होटल या टूरिस्ट हाउसेस या टूरिस्ट बंगलो, कुछ इस तरीके से चीजों का इस्तेमाल हुआ है। मुद्दा हुआ क्यों, जो समस्या आई, वो कंट्रोवर्सी आई, हुआ क्यों? चलिए ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ रही है कि जमीनें थी, लोगों को दे दी गई, लोगों से पैसे चार्ज किए गए उस जमीन के, ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये कंट्रोवर्सी ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कब उठी? 2014 में कैग की एक रिपोर्ट आई जिसने ये कहा कि इस एक्ट के तहत काफी सारा करप्शन और बहुत ही अनाधिकृत तरीके से लोगों को जमीनें बांटी गई हैं और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, वह आंकड़े पूरे तरह से गलत हैं। और यहां पर सरकार ने अपने खास लोगों में इस एक्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है लोगों को। तो यहां इन सब मामलों को लेकर के लोगों के अंदर शंकाएं थी कि केंद्र सरकार जो अपनी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनका इस्तेमाल कर रही है पुराने मामलों को दोबारा खोल करके, या फिर आप कह सकते हैं पुराने मामलों को खोल करके जो गुपकार अलायंस जो बना है उसको डराने धमकाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि ऐसा कहना बहुत ही गलत होगा। ये बात एक चीज समझिए, ये चुनाव के टाइम पे यदि कोई केस खुल जाता है तो सरकार की मंशा हर वक्त ये नहीं होती कि नहीं भाई हमें इस व्यक्ति को फंसाना है या इस व्यक्ति को परेशान करना है, इसलिए हम ये ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं। कानून अपने तरीके से कार्य करता है और किसी भी राजनीतिक दल को कानून की जो कार्रवाई है उसके प्रति शंका नहीं रखनी चाहिए। हालांकि पिछले वर्ष अधिकांश क्षेत्रीय नेताओं की गिरफ्तारी और राजनीतिक गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण के बाद स्थानीय चुनाव के निर्णय को जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, पिछले वर्ष जब धारा 370 हटी तो हम लोगों ने यह देखा कि कई सारे राजनीतिक दलों के नेता थे जिनको एक तरीके से सरकार ने हाउस अरेस्ट पर रख दिया, उनको आने जाने की छूट नहीं थी,
अपनी पब्लिक मीटिंग, पार्टी मीटिंग करने की छूट नहीं थी। तो ऐसे माहौल के बाद जब ये जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव हुए हैं, तो इसको देख करके हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली दोबारा शुरू हो गई है। ये चुनाव पिछले 30 वर्ष में एक दुर्लभ चुनावी प्रक्रिया के रूप में भी दर्ज हुए, जहां आतंकवादी संगठनों और अलगाववादी समूहों ने चुनाव बहिष्कार के लिए कोई जोरदार प्रचार नहीं किया। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब कभी भी पिछले 30 वर्षों में चुनाव होते थे तो अक्सर हम ये देखते थे कि कई सारे आतंकवादी संगठन जो हैं वो चुनाव को बहिष्कार करने की बात करते थे, और साथ ही साथ जिन लोगों को यदि उन्होंने पाया कि ये चुनाव में जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, या नेता भी, उनको जान से मारने की धमकी तक दी जाती थी। ऐसा कोई भी इस बार बहुत बहिष्कार बड़े जोर पे, या आप कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे, किसी भी बड़े या छोटे आतंकवादी संगठन ने नहीं किया। तो इसको एक तरीके से हम इस तौर पे भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना जिस तरीके का ऑल आउट मिशन पर है जम्मू कश्मीर में, वो डर लोगों के दिमाग में, जो आतंकवादी हैं उनके दिमाग में ये डर भी बैठा हुआ है कि यदि वो कोई ऐसी वैसी चेतावनी देते हैं तो वो चेतावनी उनके ही खिलाफ जा सकती है, और आर्मी और पुलिस दोनों और ज्यादा सजग होकर के इन सभी आतंकवादी संगठनों और उनके आतंकवादियों के संपूर्ण सफाई पर उतर आएगी। दक्षिण कश्मीर में पिछले 1 साल से जारी मुठभेड़ की घटनाओं और स्थानीय युवाओं के उग्रवादी संगठनों में शामिल होने का निश्चय ही मतदान पर प्रभाव पड़ा, जहां अधिकांश क्षेत्रों में 20% से भी कम वोटिंग देखी गई। देखिए, दक्षिण कश्मीर जहां पे पिछले 1 वर्ष से सेना के कई सारे मिशन लगातार चल रहे हैं, कई सारे मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं, वहां पे हमने ये देखा कि इन इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज था वो मात्र 20% या उससे भी कम हमें देखने को मिला। लेकिन ये सिर्फ दक्षिण कश्मीर के रीजन्स की बात हो रही है। आगे का रास्ता, भाजपा जिसने पहले ही 2018 में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में जब क्षेत्रीय दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जम्मू कश्मीर में अपनी शुरुआत कर ली थी। इस बार के चुनाव में श्रीनगर, बांदीपुरा और पुलवामा में 3 सीटें जीतने में सफल रही। देखिए, भाजपा के लिए इन चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि पहली बार भाजपा ने घाटी में, कश्मीर घाटी में अपनी जगह जो है वो पक्की की, और आने वाले यदि भविष्य में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को घाटी में भी एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाएगा। मतदान की कम प्रतिशतता के बावजूद यह पार्टी की छवि के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि रही है। देखिए, भाजपा का अगर हम लोग इन्फ्लुएंस देखें, जो 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद 2019 में जो हम लोगों ने इलेक्शंस देखे, उनके संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि जम्मू में भाजपा का स्ट्रांग होल्ड बहुत अच्छे लेवल पर है, और जम्मू क्षेत्र में भाजपा ने अपनी ये जो पकड़ है इसको और मजबूत किया है। केंद्र को जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता की ओर आगे बढ़ने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका के प्रति सम्मान रखना चाहिए। देखिए, यदि केंद्र सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता एक बार फिर वापस आए, तो जरूरी है कि सभी क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर के इस डायरेक्शन में काम करने की आवश्यकता है। इस क्रम में राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली और विधानसभा चुनाव का आयोजन कराना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देखिए, सभी दलों को एक साथ तभी लाया जा सकता है जब एक बार फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, वहां पे विधानसभा चुनाव हो। उसी केस में हम लोग देखेंगे कि शांति और स्थिरता एक संपूर्ण तरीके से दोबारा कश्मीर घाटी में आ सकती है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है, जम्मू कश्मीर में हाल में संपन्न हुए जिला विकास परिषद के चुनावों को घाटी में एक नई शुरुआत क्यों कहा जा सकता है। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को आज का एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।